एक नॉर्मल फिशिंग विलेज, दिस इज हाउ इट लुक्स इन 1980s, पर आज इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्यूचर। इट्स शेंजन, एक ऐसा शहर जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पर ऐसा क्या है जो चाइना ने किया जिससे देश की नेटवर्थ जो 2000 में सिर्फ 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, 2020 आते आते इट्स 120 ट्रिलियन डॉलर, इवन सरपासिंग यूनाइटेड स्टेट्स टू ऑक्यूपाई द टॉप स्पॉट इन ग्लोबल वेल्थ लिस्ट। आज मैं तुम्हें एक जर्नी पे लेके जाऊंगा जहाँ भूख है, बीमारियां हैं, गरीबी है, और कैसे वहां से एक देश वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करता है। लेट्स डाइव इनटू चाइना's राइज टू द ग्लोबल पावर। Went from having a GDP in 1978 of $68 billion US, 4 billion people, and now it has a $13 trillion GDP. No one has achieved as much as a government and as a people in such a short period of time. America is going to be the second largest economy. That is a shock to Americans. As one of the most economically dynamic countries on Earth, China's growth has been attracting worldwide attention for decades. China has a 40-year record of stupendous heady growth, lifting some 800 million people out of absolute poverty. In 2011, China overtook Japan to become the world's second largest economy. ईयर 1912 चाइना में क्विंग डायनेस्टी कोलैप्स कर जाती है और उसी के साथ कोलैप्स होता है चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। चाइना छोटे छोटे रीजन्स में टूट जाता है और उन रीजन्स को गवर्न कर रहे थे मिलिट्री लीडर्स। इस टाइम पीरियड को चाइना में वॉर लॉर्ड एरा कहा जाता है। कंटिन्यूस वॉर, गरीबी, बीमारियां, इन सब ने चाइना को बहुत बुरी हालत में ला दिया और उसी बीच चाइना में बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे माओ जेडोंग। यस, वही माओ जेडोंग जिनको हम रेड बुक के लिए जानते हैं। और अक्टूबर 1949 में माओ डिक्लेयर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और उसी के साथ वो चाइना में लेके आते हैं कम्युनिस्ट पॉलिसीज को। जितने भी देशों में आज तक कम्युनिज्म आया है वहां पर वो बस गरीबी को लेके आया है। वो चाइना में भी गरीबी को लेके आता है। चाइना जिसकी हालात बहुत बुरी थी वो बद से बदतर हो जाती है। विद द डेथ ऑफ माओ जेडोंग, अ न्यू मैन केम टू द पावर, डेंग ज़ियाओपिंग, और इसके साथ शुरू होती है चाइना की ग्रोथ स्टोरी। स्टोरी वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पावर बनती है। 由邓小平副总理为团长，外交部副部长乔冠华和我国常驻联合国代表黄华为副团长。我国代表团在邓小平团长、乔冠华副团长率领下离开北京，前往纽约参加会议。 I think a situation which I can really summarize in the following kind of way: that capital right now is too big to fail. We cannot imagine a situation where we would shut down the flow of capital, because if we shut down the flow of capital, 80% of the world's population would immediately starve, would be rendered immobile, would not be able to reproduce themselves in very effective ways. The late Chinese paramount leader Deng Xiaoping focused on rebuilding China after the Cultural Revolution. When he took over the helm in 1977, Deng set out to bring China out of the tumultuous period and rejuvenate the economy. It started with the Deng Xiaoping theory. The economically focused ideology set out to create a unique hybrid market economy. By adapting Marxism to China's prevailing socio-economic conditions, it came to be known as socialism with Chinese characteristics. ईयर 1978 डेंग ज़ियाओपिंग की गाइडेंस में चाइना मेजर चेंजेस करती है, अपनी पुरानी कम्युनिस्ट पॉलिसीज को छोड़ती है और नई आइडियोलॉजी को अपनाती है। इट्स कॉल्ड सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन। और फाइनली चाइना ड्यूल ट्रैक सिस्टम को अपनाती है। ड्यूल ट्रैक सिस्टम का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी इकोनॉमिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जो पहला काम वो करते हैं वो था एग्रीकल्चर को डीकलेक्टिवाइज करना। पुराने माओइस्ट सिस्टम में प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि जितना भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे वो सब गवर्नमेंट ले लेती थी। डेंग ज़ियाओपिंग एक नया सिस्टम लेके आता है। इट्स कॉल्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें लैंड ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही थी, लेकिन एक लिमिट सेट की गई। जितना एक फार्मर को गवर्नमेंट को देना था बाकी वो खुद रख सकता था। ये स्टेप बहुत हेल्पफुल था फार्मर्स के लिए। अब उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप आने लगी अपने प्रोडक्शन में,
जिसने उनको मोटिवेट किया मेहनत करने के लिए। पहली बार फार्मर्स प्रॉफिट कमाने लगे और आगे चल के वही प्रॉफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फाउंडिंग सोर्स बना। सेकंड स्टेप था टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस, जो सही मायने में चाइना का ग्रोथ इंजन बना। ये स्टेट प्लान के बाहर काम करते थे। जो प्रॉफिट फार्मर्स कमा रहे थे उसको यूज करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बनाया गया जो विलेज लेवल पर काम कर सके। और 1980 आते आते ये चाइना की इकोनॉमी का क्रिटिकल कंपोनेंट बन गया। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप था कि अगले 50 सालों तक कोई भी देश चाइना को बीट नहीं कर सकता था। चाइना ने अपनी ग्राउंड इंडस्ट्रीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि इस लेवल का सिस्टम बनाना सिर्फ इमेजिनेशन में ही हो सकता था। Starting in 1979, a succession of rural enterprises emerged. In 1987, the output value of China's rural enterprises accounted for just over 50% of the total in the countryside. The fact that it surpassed agricultural output for the first time marked a historic change for China's rural economy. तीसरी चीज जो चाइना ने करी वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जब इकोनॉमीज अपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हैं फिर आपको न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करना पड़ता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। चाइना को ये रियलाइजेशन हो गई थी कि खुद से शायद हम सस्टेन कर सकते हैं पर बिना किसी की मदद के हम वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते। यहाँ पे आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट। लाइक एवरी कंट्री चाइना को भी हेजिटेशन थी फॉरेन कंपनीज को अपनी मार्केट का फुल एक्सेस देने का, लेकिन हियर चाइना आउटस्मार्टेड। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हब बनाया, एक छोटा सा टाउन कॉल्ड शेंजन। फॉरेन कंपनीज को टैक्स में छूट दी गई, लैंड राइट्स दिए गए और लेबर तो चाइना के पास था ही और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। शेंजन का इंडस्ट्रियल आउटपुट 9 टाइम्स बढ़ गया सिर्फ 5 सालों में। इसकी सक्सेस को देखकर चाइना ने ऐसे 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाया। इससे चाइना का पूरा ईस्टर्न सी बॉर्डर एक्सपोर्ट फैक्ट्री बन गया और अब चाइना तैयार था वर्ल्ड स्टेज पर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। Accordance with the decision-making procedures under Article 9 and 12 of the World Trade Organization Agreement agreed in November 95 WT/L/93 to adopt the draft decision on the accession of the People's Republic of China. On December 2001, चाइना ज्वाइन करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना की ग्रोथ को सबसे ज्यादा पुश करता है। मनी, टेक, फैक्ट्रीज, इन सब का फ्लड आ जाता है चाइना में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को चाइना का ज्वाइन करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि फॉरेन कंपनी चाइनीज लॉज को ट्रस्ट नहीं करते थे और इसी वजह से चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ था। WTO ज्वाइन करने के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो चाइना में 10 गुना बढ़ गया। जो 2000 में सिर्फ $200 बिलियन था वो 2020 आते आते $2 ट्रिलियन हो गया। मुझे लगता है WTO ज्वाइन करने के बाद चाइना ने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था वो था इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चरलाइज रिफॉर्म। उन्होंने यूजलेस SOEs को बंद कर दिया, इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज किया और इंडस्ट्रीज को फोर्स किया कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। WTO ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड से सीखा और उस सीख को इम्प्लीमेंट किया। WTO ज्वाइन करने से पहले फॉरेन कंपनीज को चाइना में ट्रेड करने के लिए चाइनीज कंपनी से पार्टनरशिप करनी पड़ती थी, लेकिन अब फुल्ली फॉरेन ओन्ड कंपनीज चाइना में वर्क कर सकती थी और उन फॉरेन कंपनीज ने चाइना की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नियरली 20% चाइना का होल इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ फॉरेन कंपनीज ने करके दिया। यू नो व्हाट इज द सुपर पावर ऑफ चाइना? इट्स कॉल्ड चाइना प्राइस। अगर चाइना किसी चीज को 100 रुपए में सेल करता है बाकी उसको 130 में भी बना नहीं सकता। जिस स्पीड और क्वांटिटी के साथ चाइना प्रोडक्ट्स को बनाता है कंट्रीज को भूल जाओ। एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग है उसके लिए भी ये कर पाना बहुत मुश्किल और उसके कई रीजंस हैं। पहला, चाइना जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी। चाइना के पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, हाईवेज हैं, जिसकी वजह से चाइना के पास वो एबिलिटी है कि उनसे फास्टर, उनसे चीपर कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकता। और लेबर तो चाइना के पास थी ही, लेकिन व्हाट दे डिड, उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया। इसी वजह से आज चाइना इतनी ज्यादा क्वांटिटी में और इतनी तेज प्रोड्यूस कर सकता है जिससे सप्लाई चेन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनकी प्राइस को मैच करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और उसी प्राइस को बोलते हैं चाइना प्राइस। लेकिन चाइना की सप्लाई चेन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है 2008 में। वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। लोगों की जॉब चली गई, उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और जिससे उन्होंने खरीदना बंद कर दिया।
और अचानक से चाइना ने अपने कस्टमर्स को खो दिया। चाइना ने ये रियलाइज किया कि अगर वर्ल्ड में डिमांड नहीं है, क्यों ना डिमांड को खुद से क्रिएट किया जाए। पहला था पैसे को वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना ताकि लोगों को जॉब मिले और वो फिर से खरीदना शुरू करें। लेकिन चाइना ने वो पैसे बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करे। इंस्टेड ऑफ कि लोगों को कंज्यूमर बनाया जाए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए ताकि लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए एंगेज किया जा सके। और सिमिलर सा उन्होंने अपने देश में भी किया। अपने देश में भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और बाकी के पैसे या तो लोकल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी या तो कंपनीज। लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चाइना के लिए खड़ी हो गई। लोकल गवर्नमेंट से कंपनीज के पास इतने पैसे नहीं थे जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए चाहिए थे। लोन कितना दिया जाएगा, बैंक्स की वो लिमिट होती, लेकिन जब पैसे बहुत ज्यादा मांगे जाने लगे तो बैंक्स ने सिस्टम को चीट करना शुरू कर दिया, जिससे चाइना में बहुत ज्यादा डेट क्रिएट हुआ। और किसी भी इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा डेट ठीक नहीं होता। यहाँ पे चाइना बहुत स्मार्ट मूव खेलती है। इंस्टेड कि उस ग्रोथ को रोका जाए, उन्होंने एक नया सिस्टम इन्वेंट किया, एंड दैट न्यू सिस्टम इज शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग का सिंपल मतलब है कि लोन तो मिल रहा है लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर मिल रहा है। उसका रिजल्ट ये था कि बोरोइंग अभी भी हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उसी स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही थी। और ये चाइना के लिए काम कर गया। हालांकि ग्रोथ डेट पर थी, लेकिन जो मायने रखता है वो है ग्रोथ, वो है डेवलपमेंट। हाँ, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स थे, जैसे कि घोस्ट सिटीज। चाइना ने इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि वहां पर बहुत सारे शहर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो अगले 200 सालों के लिए तैयार है। एंड दैट्स हाउ चाइना बिकेम अ ग्लोबल सुपर पावर। एक कहानी जो एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी, आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी। चाइना ये सब अचीव कर पाया क्योंकि उसने वो सिस्टम्स क्रिएट करे जिसने अलो किया कि चाइना इतनी स्पीड से आगे जा सकता है। ऐसे सिस्टम जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लैक करती है। चाइना ने सही समय पर रिस्क लिया और आज उसका रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्रेटेस्ट वेल्थ एक्यूमुलेशन इन द वर्ल्ड, और वो भी रिकॉर्डेड टाइम। दिस इज द स्टोरी ऑफ चाइनाज राइज टू द ग्लोबल स्टेज।